चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो संघवाद क्या होता है, संघवाद की क्या विशेषताएं होती है, संघवाद के अंदर क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो संघवाद को जब हम शुरू करेंगे यानी फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, तो शुरू करने के लिए हमने जो लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ रखा है, तो हम उसके एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करें, आपको याद है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने संविधान के अंदर जो है 4 बार संशोधन किए थे, यानी 4 बार अमेंडमेंट किया था। किस लिए किया था? ताकि वो देश के अंदर अपने जो डच और फ्रेंच के बीच में जो टकराव जो हो रहे हैं उसको खत्म कर सके। उन बदलावों के अंदर एक बदलाव ये था कि भाई बेल्जियम की सरकार ने केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर जो है प्रांतीय सरकार को दे दी, जिससे दोनों के बीच में यानी डच और फ्रेंच के बीच में किसी प्रकार का जो टकराव है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर हमने बेल्जियम में ये देखा कि बेल्जियम सरकार ने शक्तियों को 2 स्तर की सरकारों में बांट दिया, यानी केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। तो यहां पर जो बेल्जियम के अंदर हुआ, इस प्रकार की शासन को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांट दिया जाता है। और अगर हम उसी तरह एग्जांपल ले श्रीलंका का, श्रीलंका के अंदर क्या क्या हुआ था, वहाँ सिविल वॉर हुआ, वो सब हमने देखा, सब पढ़ा भी हमने। तो श्रीलंका के अंदर आज भी जो देश की यानी जो पूरी शक्ति जो है, सरकार की जो शक्ति जो है, वो अभी भी केंद्र सरकार के पास है। तो श्रीलंका में जो शासन व्यवस्था है, हम उसको बोलेंगे एकल प्रणाली। एकल प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम हम उसको कहेंगे। तो जिस देश के अंदर शक्तियों को विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांट दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? और कहते हैं। और जहां पर सारी शक्तियां सिर्फ एक ही प्रकार की सरकार के पास होती है, यानी केंद्र सरकार के पास होती है, उसको हम बोलते हैं एकल प्रणाली। यहां पर ही समझ में आया कि संघवाद होता क्या है, समझ लिया भाई हमने। तो अब हमें यह समझना है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब हम विशेषताओं की बात क्यों करें? क्योंकि अभी तक हमने खाली बेल्जियम को देखा है, बेल्जियम के अंदर हमने संघीय शासन व्यवस्था को देख लिया है कि वहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, वहां पर देश की शक्तियों को जो है 2 स्तर की सरकारों में बांट दिया गया है, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। अब हमें यहां पर संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को भी देखना पड़ेगा। क्यों? उसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि आज विश्व के अलग अलग देशों के अंदर, कई देशों के अंदर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है बेल्जियम। उसके साथ साथ भारत भी एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। पाकिस्तान के अंदर भी संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, आपका इथोपिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, आपका यूएसए हो गया, हमारा कनाडा हो गया, रशिया हो गया। इन सभी देशों के अंदर क्या है? आज संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसलिए हमें जो है संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को भी जानना जरूरी है। कौन कौन सी विशेषताएं जो है संघीय शासन व्यवस्था की मानी जाती है। तो उसमें से अगर हम पहली विशेषता की बात करें, तो उसमें यह कहा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। यानी अगर किसी देश के अंदर जो सरकार है वो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है, 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा है, उसको हम बोल देंगे संघीय शासन व्यवस्था। जैसे ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। उसके अलावा वहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई थी, जिसको हमने बोला सामुदायिक सरकार, यानी वहाँ पर 2 से ज़्यादा स्तर की सरकारें जो हैं देखी गई हैं। अब बात करते हैं एक और विशेषता की। अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की एक और व्यवस्था को देखें, तो हम देखते हैं कि जो ये अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये अलग अलग स्तर की सरकारें जो हैं देश के एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कैसे? और हम अपनी बात कर लें तो हम किसी न किसी प्रांत के अंदर होंगे, किसी न किसी राज्य के अंदर होंगे, और हमारे राज्य की भी एक सरकार होगी। इसके साथ साथ हम एक देश के निवासी भी हैं, यानी हमारे ऊपर केंद्र सरकार भी होगी, यानी हम पर जो है राज्य सरकार का भी शासन होता है
और हम पर केंद्र सरकार का भी शासन होता है। यानी दोनों स्तर की सरकारें जो हैं एक ही तरह के नागरिक समूह पर शासन करती हैं। वो बात अलग है कि इन दोनों स्तर की सरकारों की जो न्याय व्यवस्था है, जो कर व्यवस्था है, या फिर हम कहते हैं इनका जो प्रशासन है, प्रशासन के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। दोनों स्तर की सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो क्या है, अलग अलग है। इसी अधिकार क्षेत्र को लेकर जो है संघवाद की तीसरी विशेषता बन सकती है। कैसे? इन दोनों स्तर के जो अधिकार क्षेत्र हैं, इनके अधिकार क्षेत्रों का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में हो रखा है। इसलिए संविधान जो है इन दोनों स्तर के सरकार जो कार्य होते हैं, जो इनके द्वारा काम किए जाते हैं, उन सबकी गारंटी लेता है हमारा संविधान। इसलिए हम संघीय शासन व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे संविधान के अनुसार ही काम करते हैं और ये संविधान के विरुद्ध नहीं जाते। इसके अलावा अगर हम आपके संघवाद की एक और विशेषता देखें तो उसमें यह कहा गया है कि हमारे संविधान के अंदर जितने भी मौलिक अधिकार हैं या फिर जितने मौलिक प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में किसी भी तरह का बदलाव एक अकेले स्तर की सरकार नहीं कर सकती। एक अकेले स्तर की सरकार नहीं कर सकती। किसी भी तरह के बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सरकार की सहमति का होना बहुत जरूरी है। अगर हम पांचवी विशेषता को देखें तो पांचवी विशेषता के अंदर जो है, जो दोनों स्तर की सरकार हैं, उन दोनों स्तर की सरकारों को स्वायत्तता देने के लिए इनके राजस्व के जो स्रोत हैं वो अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो अब तक हमने समझ लिया कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं।